So we are going to discuss section E of the sample paper 2022-23. Section E में there were three case studies were there, three case studies, each of 4 marks, बहुत ज़्यादा नहीं, 4 marks के 3 questions थे और questions के साथ साथ उसमें अलग अलग parts हैं 1, 2, 3, 1 mark, 2 mark या 2 marks each वैसा. So first question में एक patient है और एक doctor है. देयर वॉज फोटो देयर, आप उसको डाउनलोड करोगे तो दिखेगा आपको. और वहां पर 4 मार्क का जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, दिस क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स. क्वेश्चन सेज द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग एन इलनेस इज गिवन बाय एक फंक्शन गिवन है आपको. m इज अ कांस्टेंट देयर, fx इज टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट एट x डेज, x की वैल्यू 0 से 12 के बीच में है, क्लोज ब्रैकेट्स. Is the function differentiable in the interval 0,12? You need to justify the answer. Is the function differentiable in the interval 0,12? तो सबसे पहली बात तो ये फंक्शन गिवन है. पहला सवाल, is the function differentiable in the interval 0,12? Open brackets. Justify the answer. क्या लगता है आपको? 1 mark question. Yes, it is 1 mark question. लिखने की भी जरूरत नहीं है. हाँ, आपको यहाँ पे जस्टिफाई का मतलब है कि मैं फंक्शन नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको जस्टिफाई करना होगा. पहली स्टेप ये रहेगी, द फंक्शन डिफरेंशिएबल, यस इट इज डिफरेंशिएबल. नाउ डिफरेंशिएबल है तभी आगे बात हो पाएगी. यस इट इज डिफरेंशिएबल. व्हाई इट इज डिफरेंशिएबल? एक स्टेटमेंट आपको लिखना होगा कि दिस फंक्शन इज fx इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट. और अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इफ fx इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस जो होते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ये कहिए कि एनी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. यस यू नीड टू राइट इट, है ना. एवरी पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, जो भी उसका डोमेन है उसमें. एवरीवेयर से मतलब इन इट्स डोमेन, और पोलिनोमियल फंक्शन में जो डोमेन होगा वो ऑल रियल वैल्यूज होगा, इसलिए मैंने एवरीवेयर लिखा इन इट्स डोमेन. बेसिकली स्टेटमेंट होता है एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, दीज आर कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन. So, ये एक स्टेप, बस इतना ही, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें. इफ 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन, ये क्वेश्चन में गिवन है कि 6 अगर क्रिटिकल पॉइंट है फंक्शन का, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट m. कांस्टेंट m की वैल्यू फाइंड आउट करना है. 6 इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन. तो f डैश x जब मैं करूंगा तो -0.1 इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस m. भाई क्रिटिकल पॉइंट की बात करूंगा तो आई नीड टू कीप द डेरिवेटिव, या डेरिवेटिव मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा. f डैश x इज इक्वल टू -0.1 इंटू 2x प्लस m, राइट. अब इसने कहा है कि जो क्रिटिकल 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट, 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये गिवन है क्वेश्चन में कि इफ 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m, मतलब f डैश 6 वुड बी इक्वल टू 0. वैसे भी देखो ये लीनियर इक्वेशन बनी है यहाँ पे. भाई क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लोगे तो लीनियर है, लीनियर का एक रूट उसने कहा कि 6 है, क्रिटिकल पॉइंट है. विल चेक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमा की बात होगी, बट f डैश 6 वुड बी इक्वल टू 0. तो -0.1 इंटू 2 इंटू 6 प्लस m इक्वल टू 0. m वुड बी इक्वल टू, राइट, this is going to be 6 into 2 12, right, but 0.1 is there, 1.2, तो m की वैल्यू हो गई, what's the value of m की वैल्यू हो गई 1.2. ठीक है, फिर से देख लीजिए, ये डेरिवेटिव लिया आपने, 6 is the critical point, derivative would be equals to 0 there, so -0.1 into 2 into 6 plus m equals to 0, so 12 with minus sign, तो 1.2, राइट, विथ माइनस साइन शिफ्ट किया आपने, वो m की वैल्यू हो गई 1.2. यू गॉट द वैल्यू ऑफ m. ये 1 मार्क का सवाल, बस. ठीक है. नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन विच इज ऑफ 2 मार्क्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 2 मार्क्स, 2 पार्ट्स में था, आप कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते थे. आप
उसके लिए दोनों में सॉल्व कर रहा हूं. फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एज वेल एज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोथ पूछा उसने. क्रिटिकल पॉइंट वाज गिवन एज 6 और उस 6 के बेस पर हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करी थी, वैल्यू ऑफ m वाज, यहीं पर पुट कर रहा हूं, दैट वाज, क्योंकि m इज अ कांस्टेंट जो कि इवेलुएट करना जरूरी था, तो दैट वाज 1.2 हमने इवेलुएट किया था. अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करना है तो फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, इट इज गोइंग टू बी -0.1 राइट into 2x plus 1.2. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वुड बी इक्वल्स टू 0. m की वैल्यू को पुट कर दिया हमने. सो f dash x वुड बी इक्वल्स टू, इफ आई टेक -0.2 कॉमन, इट इज x minus 1.2 or 0.2 which is equals to -0.2 into x minus 6. और ऑलरेडी हमें पता है कि 6 was the critical point और उसी की हेल्प से तो 1.2 आ ही था, तो दैट इज अंडरस्टूड टू अस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करना है तो हम वेवी कर्व से बात कर सकते हैं. इंटरवल ऑफ इंक्रीज डिक्रीज की बात करना है तो ध्यान से देखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मिनिमम बताएंगे आप, राइट. सो अभी क्या हुआ, -0.2, डू टेक केयर ऑफ दिस माइनस साइन. यूजुअली क्या होता है, 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट, 6 को आपने मार्क किया रियल नंबर लाइन पर, और यहां पर इंटरवल गिवन है आपको 0 से 12 में बात करना है, तो अपन उतने पे ही फोकस करें. बाकी बाय द वे ये तो पोलिनोमियल फंक्शन है विच इज डोमेन उसका ऑल रियल वैल्यूज है, कोई दिक्कत नहीं है. देखो तो क्योंकि हम जो भी बात करेंगे 0 से 12 के बीच में बात कर रहे हैं. अब यूजुअली जब आप वेवी कर्व बनाते हो तो एनी वैल्यू ग्रेटर देन 6 पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, एरर हो जाएगी यहां पर. ये माइनस साइन इज देयर, दिस माइनस साइन इज देयर, और ये बताता है आपको कि वेवी कर्व का नेचर चेंज हो जाएगा. एक सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है, उतना भी मत सोचिए आप. तो दिस इज गोइंग टू बी इंस्टेड ऑफ प्लस, दिस इज गोइंग टू बी माइनस. ये वाला जो रीजन होगा वो माइनस वाला रीजन होगा और ये वाला जो रीजन होगा प्लस का. बोले सर क्यों? अरे तुम इतनी सी बात सोचो, ये एफ डैश एक्स को बना रहे हो, आप प्लॉट कर रहे हो, 6 से बड़ा अगर आप कुछ भी रखोगे तो 6 से ग्रेटर कुछ भी रखोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा एक्सप्रेशन, मल्टीप्लाइड विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव हो जाएगा. और 6 से छोटा कुछ रखोगे तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो ये जो वेवी कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा. 6 से 12 में इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव और 0 से 6 में इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. इज दैट ओके? समझ में आया आपको बात? क्योंकि अदरवाइज आपने नॉर्मल बनाई तो आपका जो मैक्सिमा होना था वो मिनिमा हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा मामला. तो आपको ये समझना है कि एट 6 विच इज द क्रिटिकल पॉइंट, डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. आप लिख लीजिए प्लीज, नोट डाउन दैट डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन एट x इक्वल्स टू 6 फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. दैट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया 6. आप इसको और ठीक ढंग से समझना चाहते हैं, एक क्रिटिकल पॉइंट हुआ, ये एक मेथड हुई, आपको सब पता होना चाहिए. इफ यू टेक द सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, सेकंड डेरिवेटिव आप लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x1, ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा तो -0.2. सेकंड डेरिवेटिव इज कमिंग नेगेटिव. सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है इसका सीधा सा मतलब x इक्वल्स टू 6 जो कि क्रिटिकल पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम होगा. इज इट ओके? सेकंड डेरिवेटिव के करस्पॉन्डिंग है ना, दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. ठीक है, तो 6 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. देन कम्स, फिर बात आती है मेथड ऑफ इंटरवल ऑफ इंक्रीज, इंटरवल ऑफ डिक्रीज. ये रहा आपके सामने, हम लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट 0, क्योंकि स्ट्रिक्टली बोला है उसने टर्म, 0 पे वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी तो ठीक है. तो वी कैन राइट 0 से 12 में बात की जा रही है और ना एट एग्जैक्टली 0 पे क्या वैल्यू आएगी, 0 पे भी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी. तो आई कैन राइट 0 क्लोज ब्रैकेट के साथ में 6 विथ ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 6 पे डेरिवेटिव 0 बनेगा. स्ट्रिक्टली बोला टर्म इसलिए. और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की अगर मैं बात करूंगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में इट इज गोइंग टू बी 6 से लेकर, क्योंकि नेगेटिव वाला रीजन है, 6 ओपन ब्रैकेट के साथ में 6 से 12. 12 पे कौन सा ब्रैकेट लगाना, 12 पे वैल्यू चेक कर लेंगे और अभी हम चेक कर लेंगे. इफ इट इज कमिंग पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव रहेगी, तो विल बी पुटिंग क्लोज ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं. 6 से 12 पर भी वैल्यू पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली
सॉरी पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इस रीजन में तो नेगेटिव है, 6 के बाद में तो नेगेटिव है, तो इट इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फ्रॉम 6 टू 12. 0 और 12 ओपन, अगर उसने ऑलरेडी ओपन दिया है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्ट, सॉरी उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 से 12 ओपन दिया है, तो फिर हम ज्यादा नहीं सोच रहे, इसका मतलब 0 पर हम लोग अप्लाई करेंगे ओपन ब्रैकेट और 12 पे हम अप्लाई करेंगे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि उसने जो पूछा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन में, दैट इज गिवन, आई हैव नॉट रिटन हियर 0 to 12 ओपन ब्रैकेट्स. सो 6 वाज द क्रिटिकल पॉइंट, 0 से 6 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और 6 से 12 इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. इज दैट ओके? तो ये पूरी चीज नोट कर लीजिए. फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच भी हो गई, सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच भी हो गई, और अब हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा एज वेल एज लोकल मैक्सिमम, क्योंकि एक ही मैक्सिमा है 6 के ऊपर, उसके ऊपर वैल्यू डिस्कस करेंगे. ठीक है? सो वी डिसाइडेड अबाउट द लोकल मैक्सिमम, दैट लोकल मैक्सिमम ऑफ दैट फंक्शन एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 6. ये लोकल मैक्सिमा है डेफिनेटली, जो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू आ रही है. अब यहां पर उसने एक और बात पूछ ली है, और में था इनफैक्ट, ये लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, तो मिनिमा तो यहां है नहीं, लोकल मैक्सिमा ही है, और वो चाहता है पॉइंट्स ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, राइट, और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑल्सो. देखो लोकल मैक्सिमम तो केवल एक ही जगह, लोकल मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल क्रिटिकल पॉइंट वाज देयर, और वो सिंगल क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा का था. तो लोकल मैक्सिमम की वैल्यू तो हम बता सकते हैं कैसे, जब हम x की जगह, जो फंक्शन जो आपके सामने गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू -0.1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू एक्स प्लस 98.6, अगर मैं f(6) फाइंड आउट करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी लोकल मैक्सिमम की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, जो कि होगी -0.1 इंटू 6 स्क्वायर 36 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 7.2 प्लस 98.6, राइट. सो इट इज गोइंग टू बी 36 मल्टीप्लाइड विथ 0.1, तो 3.6 माइनस साइन का, तो -3.6 प्लस 7.2 प्लस 98.6. तो 98.6, 3.6 सब्ट्रैक्ट करिए इसमें, तो विल बी गेटिंग 95 और 102.2. दैट्स द वैल्यू ऑफ f(6). ये f(6) की वैल्यू होगी. अभी मैं बात करता हूं आपसे, अब ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम कहां एग्जिस्ट करेगा, एंड पॉइंट्स को कंसीडर करना होगा आपको. एंड पॉइंट्स 0 और 12 इंक्लूडिंग है, तो आप क्या करोगे, आप f(0) कैलकुलेट करोगे, आप f(12) कैलकुलेट करोगे, और जो एट द सेम टाइम जहां पर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, जहां डेरिवेटिव 0 बना था वो एक ही पॉइंट है, जहां डेरिवेटिव, लोकल नहीं बोलूंगा, जहां डेरिवेटिव 0 बना था दैट पॉइंट वाज 6, उस 6 पर इवेलुएट करूंगा. 6 पर ऑलरेडी इवेलुएट कर चुका हूं मैं, तो f और इन तीनों में 0 मतलब 0, 12 एंड पॉइंट की वैल्यूज, और 6 जहां पर डेरिवेटिव 0 बना था, तीनों मर कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज. जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ग्लोबल मैक्सिमा होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ग्लोबल मिनिमा होगा. f(0) अगर कहता हूं तो f(0) इज 98.6, f(6) ऑलरेडी कैलकुलेट किया मैंने 102.2, और f(12) की बात करूंगा तो यस आई नीड टू कैलकुलेट f(12) माइनस 0.1 इंटू f(12) में x 144 प्लस 1.2 इंटू 12 प्लस 98.6, राइट. सो दैट वुड बी इक्वल्स टू, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 14.4 माइनस का 12 इंटू 12 144, डेसिमल वुड बी देयर, तो ओ प्लस माइनस है तो कैंसिल हो रहा है, प्लस 98.6. सो एक बार प्लीज वेरीफाई कर लीजिएगा इसे, माइनस 14.4 प्लस 14.4 कैंसिल हो रहा है, 98.6. f(0) इज ऑल्सो 98.6 और f(6) इज इक्वल टू 102.2. देखो आप क्या डिक्लेयर करोगे, यहां पर आप ही डिक्लेयर करोगे, देखो एंड पॉइंट्स की वैल्यू, जो कुछ भी होगा ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, वो एंड पॉइंट्स की वैल्यूज एज वेल एज जहां डेरिवेटिव 0 हो रहा है वहीं पर होगा. उसे ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा कहिए या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम, राइट. सो इन तीनों में एक बार फिर से चेक कर लें. व्हेन आई से f(0), दिस इज 0 0 98.6, f(12) in place of x 12 square 144 minus 0.1 14.4 plus 1.2 into 12 plus 98.6.
So this is going to be minus of 14.144 multiplied with 0.1 14.4 plus 144 again decimal would be there, तो 14.4 ये कैंसिल हो रहा है सीधे सीधे 98.6 यस, एंड f of 6 ऑलरेडी आपके सामने भी कैलकुलेट किया था. क्या कमेंट करोगे आप? ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है x इक्वल टू 6 पर. वैल्यू कितनी है? 102.2. राइट. ग्लोबल मिनिमम बोले सर इन दोनों की वैल्यू, भाई इन तीनों में कंपेयर करोगे 98.6 98.6, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 12 दोनों एंड पॉइंट की जो वैल्यूज है उनके ऊपर ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू होगी 98.6. तो ग्लोबल मैक्सिमा का पॉइंट जो है वो x इक्वल टू 6 है, ग्लोबल मिनिमा का जो पॉइंट है वो 0 और 12 है. वैल्यू कितनी है ग्लोबल मिनिमा पे? 98.6 और x इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग 102.2. ठीक है. सो दैट्स हाउ. काफी बढ़िया सवाल है, प्लीज गो थ्रू दैट, दोबारा जरूर करके देखिएगा, काफी बेनिफिशियल रहेगा सीखने सिखाने में. ठीक है ना. केस स्टडी 2 प्रॉब्लम. एक पैसेज गिवन है यहां पर, एक्चुअली एक सॉकर फील्ड डिजाइन किया हुआ है. एक सॉकर फील्ड है एक इलिप्टिकल शेप का. राइट. क्वेश्चन is saying that in an elliptical sport field, that photo is there, in an elliptical sport field authority wants to design a rectangular soccer field with maximum area. elliptical field है, ellipse area में एक फील्ड है और उसमें अथॉरिटी डिजाइन करना चाह रहे हैं एक सॉकर फील्ड, लेकिन कैसा सॉकर फील्ड? जो कि रेक्टेंगल शेप में हो. राइट. विथ मैक्सिमम एरिया. क्लियरली मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम की बात हो रही है. द फील्ड इज, ये इलिप्स की इक्वेशन है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ठीक है. उसमें कुछ अलग अलग सवाल है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन. तो 1 मार्क का क्वेश्चन, इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड बी 2x एंड 2y रेस्पेक्टिवली फाइंड एरिया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x. एरिया फंक्शन रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ x. सबसे पहली बात तो एलिप्स. इलिप्टिकल शेप में एक सॉकर फील्ड है और उसमें मैक्सिमम एरिया का आपको डिजाइन करना है रेक्टेंगुलर शेप में. यू नीड टू डिजाइन. फिलहाल अभी ऐसा मान के चलिए आप, ये तो इलिप्स की एक्सट्रीमिटीज हुई, मेजर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज, इसकी जरूरत नहीं है. a,0 माइनस a,0 0, b 0, माइनस b. राइट. 2x और 2y लेंथ है किसकी? जो रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया गया है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ है. मतलब ये सेंटर, दिस टोटल इज 2x, दिस टोटल इज 2y. ओके. एक क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूंगा तो दिस इज x एंड दिस इज y. ओके. राइट. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज क्लियरली 4x इंटू वाई. बोले सर कैसे? अरे एरिया होगा 2x इंटू 2y. रेक्टेंगल का एरिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 2x इंटू 2y विच इज 4xy. राइट. फिलहाल उसने पूछा है इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज गिवन एज 2x 2y फाइंड द एरिया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x. x के टर्म में. एरिया इज इक्वल टू 4xy. एरिया फंक्शन लेकिन इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ x लिखना है तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर. स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल समझेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा. y को x के 4xy, तो y को लिखना है इन टर्म्स ऑफ x. y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर. सो y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. और एल्स यू कैन से y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाय a रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. लेकिन मैं यहां पर चूंकि बात करूंगा एक रेक्टेंगल का, मतलब जो यहां पर x और y की बात कर रहा हूं, आई एम टेकिंग दिस x, दिस इज y. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. स्क्वायर रूट लिया, सो y वुड बी इक्वल टू, एरिया वुड बी इक्वल टू, दिस इज 4x, ये x और ये y. राइट. तो ये आई हैव टेकन पॉजिटिव. फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहा हूं दिस इज x, दिस इज y. और वैसे भी आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं. क्या जानते हैं? x और y तो लेंथ है, और x और y लेंथ है तो नेगेटिव का कोई मतलब नहीं हुआ. भाई
y को भी आपको x के टर्म में लिखना होगा ना, y इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x और y तो लेंथ है, तो ये तो बेसिकली कोऑर्डिनेट के लिए, अगर मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड वाइज तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, दैट्स व्हाई। तो 4x इंटू बी बाय ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स, भैया पहला सवाल तो यहीं पे डन हो गया, तो 4b बाय ए इंटू एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसने कहा है कि राइट फाइंड द एरिया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये रहा फाइंड द एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स। टोटल है ना लेंथ 2x 2y ब्रेड्थ दी हुई है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2x इंटू 2y विच इज 4xy, y को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ x। सो ये हुआ आपका पहला सवाल और 1 नंबर पक्का। नाउ द नेक्स्ट वन, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। एरिया फंक्शन हमने इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया जो पहला सवाल था, x और y तो तुमने लिखा है, ठीक है, क्योंकि बड़ा सवाल होगा इसलिए। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स एंड देयर आर 2 मोर क्वेश्चंस इन दैट। तो फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, x के टर्म में है तो dA बाय dx किया हमने, 4b बाय इज ए कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करूंगा इसे मैं, x एज इट इज रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x1, ठीक, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x प्लस x का डेरिवेटिव 1। सो dA बाय बिट क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव को 0 रखना होगा। लेट्स सी 4b बाय a, सो इट इज 2 को कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, टेक द एलसीएम ऑल्सो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर राइट अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन कम्स 4b बाय a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर dA बाय dx। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप dA बाय dx को रखेंगे 0, तो दैट dA बाय dx 0। जब आपने 0 रखा, 4b बाय इज ए कांस्टेंट वैल्यू, डिनोमिनेटर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ए पॉजिटिव वैल्यू, तो ठीक है ना, अरे भाई दिस वुड बी इक्वल टू 0, तो 4b बाय इज ए कांस्टेंट है, 0 बाय कांस्टेंट 0 रहेगा, दिस इज सम पॉजिटिव वैल्यू, स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा स्क्वायर रूट, तो ओवरऑल आई विल बी गेटिंग a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट, और एल्स यू कैन से 2x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, और एल्स यू कैन से x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2। x के टर्म में निकालोगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय रूट 2, लेकिन आप जानते हैं कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो x इज इक्वल टू a बाय रूट 2, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट देयर। इन टर्म्स ऑफ आप x आपने एक्सप्रेस किया और क्रिटिकल पॉइंट, जो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल रहा है दैट क्रिटिकल पॉइंट इज a बाय रूट 2, राइट। अब ठीक है, इज इट ओके, ऑल दैट प्रोसीजर इज क्लियर। इसी से जुड़े हुए अगले सवाल हैं, देखिएगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन विद 2 पार्ट्स, जो कि और में था। फर्स्ट वन वाज यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ फील्ड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी दैट मैक्सिमाइज एरिया, और इसी का और पार्ट था, ये करिए या दूसरा करिए, यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ फील्ड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी दैट मैक्सिमाइज द एरिया। लेट्स सी दैट, वन बाय वन दोनों देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव से भी सीखते हैं और सेकंड डेरिवेटिव से भी सीखते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में तो dA बाय dx आपके सामने है, क्रिटिकल पॉइंट आपने x की वैल्यू a बाय रूट 2 फाइंड आउट किया, राइट, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन अभी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैक्सिमम एग्जिस्ट करना है, मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो आप बात कर पाओगे कि भाई आपको रेक्टेंगुलर फील्ड जो आपने बनाया मैक्सिमम एरिया का कैसे डिसाइड करोगे। सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच नहीं, इट सेज फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच से। देखिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच में हम जानते हैं कि डेरिवेटिव का साइन चेंज, एफ डैश एक्स का साइन चेंज से हम डिसाइड कर लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिसाइड किया था हमने, एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम होगा और नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो मिनिमम होगा। बट यहां बोले सर यहां कैसे डिसाइड करें? ओके, जस्ट लुक फॉर दिस, दिस इज योर dA बाय dx, दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू a बाय रूट 2।
और उसके पहले ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 और प्लस माइनस था, प्लस हमने लिया, एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता तो बात ही खत्म हो जाती, ओनली प्लस। मैक्सिमम होगा कैसे डिसाइड करोगे, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर से लिख रहा हूं मैं क्योंकि मुझे समझाना है, सीधी सी बात है, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट इज ए बाय रूट 2 है ना, फॉर विच एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। इस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हो रहा है देखो, a by root 2 is the critical point there. तो x स्क्वायर बाय 2 हो गया। अब हम यहां देखते हैं कि a बाय रूट 2 से ग्रेटर वैल्यू, या ये कहिए x स्क्वायर अगर a स्क्वायर बाय 2 से ग्रेटर है तब क्या होगा, और a स्क्वायर बाय 2 से लेस है तब क्या होगा। ध्यान से सीखिएगा, देखो ये था 2x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अगर 2x स्क्वायर, सुनिएगा ध्यान से, अगर 2x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर से ज्यादा हुई, भाई यहां पर x a बाय रूट 2 है तो x स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 होगा, या 2x स्क्वायर वुड बी इक्वल टू a स्क्वायर, करना होगा फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच। अगर 2x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर से ज्यादा हुई दिस साइड, तब ये वैल्यू जो होगी ये ग्रेटर होगी a स्क्वायर से, 2x स्क्वायर a स्क्वायर से ज्यादा है, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अरे a b रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सब पॉजिटिव है। अब सारा गेम जो डिपेंड कर रहा है वो इस ब्रैकेट पे कर रहा है। दिस 2x स्क्वायर अगर a स्क्वायर से ज्यादा है तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव मतलब दिस साइड इज गोइंग टू बी नेगेटिव। अगर 2x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर से कम है, अगर a स्क्वायर से कम है तो a स्क्वायर बड़ा होगा, तो a स्क्वायर माइनस करने पर दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव वैल्यू। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, पॉजिटिव से नेगेटिव, एंड व्हेन आई से पॉजिटिव से नेगेटिव, डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये क्या होगा, ये पॉइंट होगा मैक्सिमा का। विच पॉइंट, x इक्वल्स टू a बाय रूट 2, x इक्वल्स टू a बाय रूट 2 पे, क्योंकि ये मैंने डेरिवेटिव का साइन चेंज देख लिया, डी बाई डी एक्स का साइन चेंज हमने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। ये पॉइंट होगा मैक्सिमा का, राइट, दैट पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो परफेक्ट चल रहा है सब कुछ। उसने कहा x और y की वैल्यू बताओ, ये x आ गया a बाय रूट 2, अब x की वैल्यू a बाय रूट 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, कैन यू प्लीज टेल मी x की वैल्यू, तो देख लीजिए, राइट, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 है तो y वुड बी इक्वल टू b बाय a रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर बाय 2, राइट, सो इट इज b बाय a है। इंटरेस्टिंग, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, राइट, a बाय रूट 2, ये आ रहा है b बाय रूट 2। इसका मतलब x की वैल्यू a बाय रूट 2 और y की वैल्यू b बाय रूट 2, ये डायमेंशन हो गई उसकी। तो अगर 2x की बात करूंगा तो 2a बाय रूट 2, और 2y की बात करूंगा, भाई लेंथ उसकी 2x है ना, तो 2x इज इक्वल टू 2a बाय रूट 2, 2y वुड बी इक्वल टू 2b बाय रूट 2, और एल्स यू कैन से, आप बोल सकते हो कि x हो जाएगा 2a बाय रूट 2 विच इज रूट 2a, और y हो जाएगा सिमिलरली रूट 2। दिस इज 2x, दिस इज 2x, दिस इज 2y। इज दैट क्लियर? है अच्छा सवाल। नाउ विल लुक फॉर द सेकंड डेरिवेटिव। नाउ द और पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, यूज सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच टू फाइंड आउट द लेंथ एंड विड्थ। देखो एक बात तो सिंपल है, लेंथ एंड विड्थ तो वही आने वाली जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आया था, लेकिन अब हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू बताना है कि x इक्वल टू a बाय रूट 2 पर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, यही तो बताना है। और क्या, x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, और 2x 2y जो है वो लेंथ एंड ब्रेड्थ है किसकी, रेक्टेंगल की। सो सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा अच्छा सवाल। सो d2a बाय dx स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव लिया, 4b बाय इज ए कांस्टेंट। आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव अगर क्रिटिकल पॉइंट पर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा एग्जिस्ट करता है क्रिटिकल पॉइंट पर, राइट। जीरो हो जाता है तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात होती है। ओके, तो डिनोमिनेटर स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x
माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज। प्रोडक्ट रूल, सॉरी क्वेश्चन रूल अप्लाई कर रहा हूं और दिस इज रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। ओके, बोले सर आप क्या करोगे? अब डिसाइड करना है मुझे पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात। देखिएगा कैसे, ये 2 तो कैंसिल हुआ है यहां पे, ठीक है। किस पॉइंट पे डिस्कस करना है? डिस्कस करना है x इक्वल टू a/√2, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, ये है वो क्रिटिकल पॉइंट। और x इक्वल टू a/√2 के करस्पोंडिंग जो है वो x स्क्वायर, तो भाई यहीं से तो हमने निकाला x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 या 2x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। मतलब क्रिटिकल पॉइंट क्या? दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट। सेकंड डेरिवेटिव कहां निकालोगे? क्रिटिकल पॉइंट पर। ध्यान से देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 या a स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, सो d2a/dx स्क्वायर। आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया आपने, योर जॉब इज डन। कहां पर? x इक्वल टू a/√2 पर, दैट वुड बी इक्वल टू, तो a स्क्वायर की वैल्यू है 2x स्क्वायर या 2x स्क्वायर की वैल्यू है a स्क्वायर। इफ आई कीप 2x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये वाली टर्म तो सीधे सीधे बन जाएगी 0। आर यू गेटिंग दिस? ये वाली जो टर्म है, बोले सर कैसे हो गया? अरे भाई 2x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर से ही तो x इक्वल टू a/√2 निकाला है, तो क्रिटिकल पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो 2x स्क्वायर को a स्क्वायर से रिप्लेस किया या a स्क्वायर को 2x स्क्वायर से रिप्लेस किया, ये टर्म बन जाएगी 0। तो ये वाली टर्म बन रही है आपकी 0 सीधे सीधे, राइट। 4b बाय इज अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट। 4b बाय इज अ कांस्टेंट वैल्यू, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर बाय 2 है तो पॉजिटिव रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी, दैट डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। अगेन x की वैल्यू है a/√2 या x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर बाय 2, ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, बट माइनस साइन इज देयर, दिस माइनस विल कीप ओवरऑल नेगेटिव। भाई ये टर्म तो 0 हो गई, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 4b बाय x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, ये माइनस साइन विल कीप सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव एट द क्रिटिकल पॉइंट। और जहां सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, बात वहीं पे खत्म हो जाएगी और आप कहेंगे यस मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। कहां पर? x इक्वल टू a/√2 पर, और x की वैल्यू a/√2 पर अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, मैक्सिमा होगा, तो x a/√2 है, तो y वुड बी इक्वल टू b/√2। कैलकुलेट किया था ना, इसमें वैल्यू पुट करी थी जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच में, और 2x वुड बी इक्वल टू √2a और 2y वुड बी इक्वल टू √2b। ध्यान रखिएगा x और y तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि तो लेंथ और ब्रेथ थे, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू राइट। और इस टाइप से आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी, और एक्चुअली ये मैथ से मिस हुआ। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग और इसलिए प्रोबेबिलिटी के साथ ही ले रहा हूं मैं उसको, डी में नहीं लेते हुए ई में ले रहा हूं, प्रोबेबिलिटी के साथ। 3 फ्रेंड्स गो फॉर अ कॉफी। लैंग्वेज काफी बड़ी होती है प्रोबेबिलिटी वाले सवालों में, रिजल्ट छोटे से होंगे, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, लेकिन जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही शानदार सवाल। So 3 friends go for a coffee. They decide who will pay the bill by each tossing a coin. How they decide? 3 friends are going for a coffee. They decide who will pay the bill by each tossing a coin and then letting the odd person pay the bill. अभी बड़ी मजेदार बात है, odd person pay the bill. 3 लोग गए हैं, चलिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं। There is no odd person if all the 3 tosses produce same result. All 3 tosses produce the same result, तब कोई भी odd person नहीं है, समझेंगे हम। If no odd person in first round, then second round, फिर नहीं मिला सेकंड में and so on, फिर थर्ड राउंड में नहीं मिला तो फोर्थ राउंड, ऐसे चलेगा। What is the probability that exactly 3 rounds of the tosses are needed? बेहतरीन सवाल। So exactly 3 rounds of tosses are required। पहली बात तो ये कि एक राउंड जब हम बात करें तो एक राउंड में तीनों बंदे टॉस कर रहे हैं, कॉइन थ्रो कर रहे हैं और रिजल्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब एक राउंड की बात करें हम तो उसमें 3 पर्सन्स आर थ्रोइंग अ कॉइन, तो 3 पर्सन्स आर थ्रोइंग अ कॉइन, तो सैंपल स्पेस कितने की हो जाएगी? कैन यू प्लीज टेल मी द सैंपल स्पेस देयर? सैंपल स्पेस इज ऑफ 8। और मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए मुझे जरूरत लगेगी, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ HHH HTT THH THT, चलिए 2 T वाले ले लें,
then TTH, then 2H वाले लें HHT, HTH, THH, and then TTT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0.3 coins are tossed. ये पॉसिबिलिटीज हैं 8 की सैंपल स्पेस है। और अब आप बोलेंगे हाँ सर जानते हैं उसमें क्या बात है, बिल्कुल जानते हैं। अब उसने कहा कि पैसे कौन भरेगा कॉफी के? कॉफी के पैसे वो भरेगा जो ऑड पर्सन है। ऑड पर्सन का क्या मतलब? ऑड पर्सन मतलब देखो, है ना, ऑड पर्सन पे, यही एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑड पर्सन का मतलब क्या। ये सैंपल स्पेस है आपके सामने, ये पॉसिबिलिटीज हैं जब 3 कॉइन टॉस किए जाते हैं। तो अगर ये HTT वाला केस है, मतलब 2 बंदों के आए हैं टेल्स और एक के आया हेड, ये ऑड पर्सन वाली बात, ये हेड वाला ऑड पर्सन, यहां पे भी हेड वाला ऑड, भाई 2 के रिजल्ट सेम आए, तीसरे का अलग आया, वो ऑड पर्सन। गेटिंग द पॉइंट? यहां पे ये H वाला ऑड पर्सन, यहां पर ये टेल्स वाला, 2 के हेड्स आ गए, वो तो सेम है, लेकिन ये ऑड वाला है, ये ऑड वाला है और ये ऑड वाला है। ये वो केस है जहां पे तीनों के रिजल्ट सेम है, ये वो केस है जहां पे तीनों के रिजल्ट सेम है। और अगर तीनों के रिजल्ट सेम आते हैं तो ऑड पर्सन कोई है ही नहीं, और कोई नहीं है इसका मतलब फिर से टॉस करना पड़ेगा सेकेंड राउंड। सो दैट्स द क्लू। एग्जैक्टली 3 है ना, एग्जैक्टली 3 टॉसेस रिक्वायर्ड, एग्जैक्टली 3 राउंड्स, एग्जैक्टली 3 राउंड्स। दोस्तों एग्जैक्टली 3 राउंड्स में फर्स्ट राउंड फेल होना चाहिए। अच्छा, हर राउंड का अपना अपना इंडिपेंडेंट होगा, एक राउंड के ये आउटकम्स हैं, सेकेंड राउंड में फिर से यही आउटकम्स हैं, थर्ड राउंड में फिर से यही आउटकम्स हैं। तो फर्स्ट राउंड इज अ फेलियर वन, सेकेंड राउंड इज ऑल्सो फेलियर वन। देखो लिखने के सबके अपने अपने तरीके होंगे, दैट्स बेस्ट वे जो मैं लिख रहा हूं आपको, एक्सप्लेनेशन भी मजेदार है इसका। और थर्ड राउंड इज गोइंग टू बी अ राउंड जिसमें कि मामला जम जाएगा, मतलब यू विल बी गेटिंग सम ऑड पर्सन। सो तीनों राउंड्स इंडिपेंडेंट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। फर्स्ट राउंड, इसको आप देखो, इसको इस ढंग से भी बोल सकते हो, मैं समझाता हूं आपको, इनटू पी ऑफ। ये बात तो क्लियर है कि तीनों राउंड्स इंडिपेंडेंट है, कि फर्स्ट राउंड के आउटकम्स है ये, सेकंड राउंड में फिर से वही है, थर्ड राउंड में फिर से वही है। प्रोबेबिलिटी ऑड पर्सन के आने की और ना आने की हमेशा सेम रहेगी। कैसे दिखाता हूं मैं आपको? तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट ही कही जाएंगी। अदरवाइज रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। देखो पहले राउंड में ऑड पर्सन नहीं मिला, कब नहीं मिलेगा आपको? ये 2 केसेस हैं जब नहीं मिलेगा। पहले राउंड में ऑड पर्सन नहीं मिला, तभी तो दूसरे में जाओगे, दूसरे में नहीं मिलेगा तभी तो तीसरे में जाओगे, और तीसरे में काम बन जाएगा। तो पहले राउंड में ऑड पर्सन ना मिले, इसका मतलब तीनों के हेड्स आ गए या तीनों के टेल्स आ गए, बाकी इन सब में तो है ही ऑड पर्सन वाली बात। गेटिंग द पॉइंट? तो ये 2 आउटकम्स अगर आते हैं पहले राउंड में, डिवाइड बाय 8, तब हमें सेकेंड राउंड पे जाना पड़ेगा। लेकिन हुआ यह कि सेकेंड राउंड में भी कोई नहीं मिला, 2/8 इनटू, अब थर्ड राउंड में गए और थर्ड राउंड में ऑड पर्सन मिल गया। ऑड पर्सन कितने तरीके से मिल सकता है? 1 2 3 4 5 6 वेज आर देयर। सैंपल स्पेस तो 8 की है, तो 2/8 इंटू 2/8 इंटू 6/8, which is 1/4 into 1/4 into 3/4, which is equals to 3/64. That is the probability. ये होगी probability. That's an interesting question. बहुत ही शानदार सवाल है, समझिएगा। And that's the best approach which we have discussed. Section E, case study problem. Last problem was that was the third one. There were 2 parts and both the parts were of 2 marks each. There are 2 guns named as, photo नहीं बना पा रहा हूं मैं यहाँ पे, named as A and B. The probability that shell fired from them hits an airplane are 0.3 and 0.2 respectively. There are 2, actually the photograph says there are 2 guns are there, anti-craft guns हैं, और एक प्लेन जा रहा है, वैसा फोटो है वो। यू विल बी गेटिंग इट जब आप डाउनलोड करेंगे पेपर को, सैंपल पेपर। सो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, है ना,
और वो प्लेन को हिट करें, दो गन से, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 एंड 0.2 रेस्पेक्टिवली. बोथ ऑफ देम फायर्ड वन शेल एट अ प्लेन. एक प्लेन है उसके ऊपर दोनों ने फायर किया एट सेम टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन सेड what is the probability that shell fired from exactly one of them hits the plane. Probability based question में देखिए लैंग्वेज बड़ी होगी, सॉल्यूशन छोटा होगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है मामला सारा. देखिएगा, exactly one of them hits the plane. exactly one का मतलब होता है एक हिट करे, और एक हिट करे मतलब दूसरा मिस करे. So there are definitely two cases there, है ना. गन 1 अगर हिट कर रही है तो 2 हिट नहीं कर रही है, और गन 2 हिट कर रही है तो गन 1 हिट नहीं कर रही है. दैट इज वेरी क्लियर टू अस. एट द सेम टाइम भाई दो गन से सेपरेटली हिट कर रही है टारगेट को, दोनों मतलब हिट करना या ना करना, टारगेट को हिट करना या ना करना इंडिपेंडेंट है. फर्स्ट भाई हो सकता है कि साइमल्टेनियसली हिट कर दे, वो भी पॉसिबिलिटी है, राइट. सो लेकिन यहां पे उसने कहा भाई एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द प्लेन. तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट से हिट करे ना करे, पहली का हिट करना या ना करना दूसरी के हिट करे ना करे उस पर डिपेंड नहीं करता, सेम टाइम पे फायर हुआ है. ओके, सो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बस आपकी क्लियर होना चाहिए, है ना. आपको जो सॉल्यूशन की बात करूं मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा. द प्रोबेबिलिटी दैट शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द प्लेन. तो हिट्स द प्लेन ना, इवेंट को अगर मैं कहता हूं कि शेल हिट्स द प्लेन. So there are two cases. Case 1 says गन 1 हिट कर रही है लेकिन गन 2 हिट नहीं कर रही है. डू टेक केयर, गन हिट कर रही है तो 2 ना हिट करे जरूरी है. प्लस 1 हिट ना कर पाए और 2 हिट करे, वैसा, राइट. ये दो पॉसिबिलिटीज हैं यहां पे. यू नीड टू टेक केयर ऑफ बोथ ना. एक हिट कर रही तो दूसरी नहीं हिट कर रही क्योंकि एग्जैक्टली वन ऑफ देम. तो P ऑफ 1 जो गिवन है आपको वो है 0.3, P ऑफ 2 जो है वो है 0.2. हिट करने की प्रोबेबिलिटी है ये, राइट. अब हिट ना करे ना, शेल फायर्ड फ्रॉम देम हिट्स इन प्लेन. तो 1 से फायर किया लेकिन हिट नहीं किया, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, या तो हिट करेगा या नहीं करेगा 0.7. 2 से हिट किया, प्रोबेबिलिटी इस बात की कि हिट ना करे 0.8, राइट. सो इंडिपेंडेंट इवेंट से तो इट इज गोइंग टू बी P ऑफ 1 इंटू P ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट प्लस P ऑफ 1 कॉम्प्लीमेंट इंटू P ऑफ 2. So it is going to be P of 1 is 0.3 into P of 2 complement 0.8, P of 1 complement 0.7 into P of 2, that is 0.2, right. So it is going to be 0.24 plus 0.14, which is equals to 0.38. इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द टू हिट्स द प्लेन. एग्जैक्टली वन ऑफ द टू हिट्स द प्लेन. वन हिट्स द प्लेन, सेकेंड मिस द टारगेट, फर्स्ट मिस द टारगेट, सेकेंड हिट्स द प्लेन. मल्टीप्लीकेशन बिकॉज बोथ द इवेंट्स आर क्लियरली इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट. एक्सप्लेन किया मैंने आपको. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ इट इज नोन दैट शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द प्लेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फायर्ड फ्रॉम बी. देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसे आप आगे बेस थ्योरम भी बोलेंगे. इफ इट इज नोन दैट शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम, इफ इट इज नोन, ये टर्म कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कंडीशन में जाता ना, इफ व्हेन सब्जेक्ट टू द कंडीशन. तो आपको ये पता है इफ इट इज नोन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, मतलब प्लेन एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन. प्लेन तो हिट हो गया, बेस थ्योरम का सवाल, राइट. इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बेस थ्योरम. प्लेन तो हिट हो चुका है, प्लेन गॉट हिट. ये बताओ कि इट वॉज हिट बिकॉज ऑफ बी, राइट. तो प्लेन कैसे हिट हुआ है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट करके बैठे हैं. लेट्स से इसको P ऑफ E बोलता हूं मैं. एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द प्लेन, उसको P ऑफ, है ना, E से डिनोट कर रहा हूं मैं. तो अभी क्या पूछा है मेरे से, प्लेन तो हिट हो चुका है, प्लेन तो हिट हो चुका, कैसे, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द प्लेन, दैट इज डिनोटेड बाय E. ये बताओ कि इट वॉज हिट बाय बी. सो
It is going to be P of E, that would be there in the denominator. Exactly one of them hits the plane, and P of B intersection E. Right? So exactly, चूंकि exactly one of them hits the plane की बात हुई है, तो exactly one की probability मैं निकाल के बैठा हूं, that is 0.38. Yes, I need to write it in the denominator, है ना? इसको A और B कहा है तो प्लीज मेक इट A and B, है ना? चलेगा? P of 1 को 1 की जगह A लिख दीजिएगा, 2 की जगह B लिख दीजिएगा. आई होप इट्स वेरी क्लियर ना, अंडरस्टैंड. B इंटरसेक्शन E, मतलब B ने हिट किया टारगेट को, इस बात की प्रोबेबिलिटी, भाई B हिट्स द टारगेट, दैट मींस A मिस द टारगेट, क्योंकि यहां साफ साफ कहा गया है कि इवेंट जो हुई है वो ये हुई है कि इन एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट. इसका मतलब है ये जो बात हो रही है, फर्स्ट ने टारगेट मिस किया, ए ने टारगेट मिस किया और सेकंड ने हिट किया, दैट मींस दैट इज दिस केस 0.7 into 0.2 divide by 0.38, which is 0.14 divide by 0.38, 7 by 19 would be the probability for that. I hope it's very clear. यहाँ ध्यान रखिएगा, ये 1 और 2 जो गिवन है, 1 for A, 2 for B, right? ये जो सेकंड केस है, जो सेकंड सवाल है, exact if it is known that shell fired from exactly one of them hits the plane, exactly one of them hits the plane, यही हमने फाइंड आउट किया था, पहला सवाल यही था 2 मार्क्स का. ये आपने करेक्ट किया तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, दैट कम्स इन द डिनोमिनेटर बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग. और आपसे पूछा गया ये बताओ कि ये exactly 1 तो है, ठीक है, ये बताओ B के कारण हुआ, तो B के कारण हुआ इसका मतलब A से फायर मिस हुआ और B का टारगेट हिट हुआ. So that's the explanation for this. I hope it's clear.